हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो, जैसे कि अपने पिछले वीडियो के अंदर अपने स्टार्ट किया था पाचन तंत्र, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट करना भी आरंभ नहीं किया था। उससे पहले मैंने बताया आपको बैलेंस फूड के बारे में कि आपके संतुलित भोजन के अंदर मतलब आप जो रेगुलरली पूरे दिन के अंदर जो भोजन करो, क्या वो भोजन एक संतुलित भोजन है या नहीं। मतलब क्या उस भोजन को करने से आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, आपका बॉडी का विकास हो रहा है, आपकी बॉडी की वृद्धि हो रही है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको उस भोजन के अंदर आपके जो डेली रूटीन में जो खाना खाते हो उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बात कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगला टॉपिक, जिसके अंदर मैंने बात की थी वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इट मीन्स पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इतना डीपली पढ़ाऊंगा कि आप लगभग डॉक्टर तो नहीं लेकिन कंप्यूटर तो बन जाओगे। डॉक्टर नहीं लेकिन कंप्यूटर तो बन जाऊंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के टॉपिक के ऊपर, पाचन तंत्र। तो सबसे पहले अपन समझने का प्रयास करेंगे कि पाचन होता क्या है। सबसे पहले अपन समझने का प्रयास करेंगे कि पाचन होता क्या है। तो देखो, पाचन क्या होता है, भोजन के जो भी जटिल अणु होते हैं, भोजन के जटिल कार्बनिक अणुओं को, भोजन के जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ना, भोजन के सरल कार्बनिक अणु भोजन के जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब आप बोलोगे सर जटिल कार्बनिक अणु कौन से होते हैं, जटिल कार्बनिक अणु कौन से होते हैं। तो देखिए जटिल कार्बनिक अणु कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है। ये जो आपको तत्व मैंने दिखे यहाँ पर, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों जटिल कार्बनिक अणु है। हमारी बॉडी है इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी को मतलब डाइजेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन हमारी जो बॉडी है इनको अवशोषित नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी को अगर इनका ऑप्शन बनता है तो इनको पहले सिंपल कार्बनिक कंपाउंड के अंदर इनको चेंज करना पड़ेगा। किसका चेंज करना पड़ेगा, सिंपल कार्बनिक कंपाउंड। तो इनका सिंपल कार्बनिक कंपाउंड होता क्या है वो आप देखिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को जैसे अपन तोड़ते हैं तो वो बदल जाता है ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में। उसी प्रकार प्रोटीन को तोड़ेंगे या प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो वो बदल जाएगा अमीनो अम्ल में, इट मीन्स अमीनो एसिड। उसी प्रकार अगर वसा को तोड़ेंगे या वसा का डाइजेशन होगा तो वो चेंज हो जाएगा फैटी एसिड में, मतलब वसीय अम्ल में, किसमें, वसीय अम्ल में। तो देखिए ये इनके क्या है, सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इनको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो चेंज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारी जो बॉडी है, कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको पता है रोटी है, आलू इसके अंदर होता है, प्रोटीन होता है, दूध के अंदर वसा होती है, जितने भी घी है, ऑयली चीज़ें, पनीर बटर उसके अंदर होता है। तो इनको हमारी बॉडी अच्छी तरह से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इनको हमारी बॉडी अच्छी तरह से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। इसलिए हमारी बॉडी को चाहिए कि ये पहले सिंपल कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाए, तभी हमारी बॉडी इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तभी हमारी बॉडी इसको अवशोषित करेगी। इसलिए हमको इनको डाइजेस्ट करके सिंपल कंपाउंड के अंदर चेंज करना पड़ता है, और यही होती है अपने डाइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं जो पाचन क्रिया है वो हमारे शरीर में कहाँ होती है। तो पाचन की क्रिया हमारे शरीर में आहार नाल में संपन्न होती है, इट मीन्स एलिमेंट्री केलार। तो पाचन क्रिया हमारे बॉडी में कहाँ होती है, आहार नाल के अंदर। और आहार नाल के साथ में यहाँ पर अपने कुछ अंग भी होते हैं, आहार नाल के साथ में कुछ ग्रंथियाँ भी हमारे शरीर में इसमें सहायक रोल अदा करती है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर भोजन का पाचन सही तरह से हो सके। तो आहार नाल और ग्रंथियाँ दोनों मिलकर हमारी बॉडी में भोजन का क्या करती है, पाचन करती है। तब इन दोनों को सामूहिक रूप से अपन कहते हैं, ऐसे मारे को अपन सामूहिक रूप से कहेंगे जठरांतीय मारक। क्या कहेंगे, जठरांतीय मारक।
ये प्रश्न आता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन कि आहार नाल होती कहाँ से है। तो देखिए आहार नाल जो है वो अपने शरीर में कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है और कहाँ तक फैली हुई है, गुदा तक फैली हुई है। शुरू कहाँ से हुई है, मुख से गुदा तक। तो देखिए इसके बीच के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑर्गन है मुख व मुख गुहा, माउथ और माउथ कैविटी। उसके बाद में आती है ग्रसनी, नेक्स्ट है ग्रसिका, उसके बाद में भोजन जाएगा आमाशय में, उसके बाद में छोटी आंत, नेक्स्ट है बड़ी आंत, इसके बाद है मलाशय और इसके बाद है गुदा के द्वारा आपका वो भोजन शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आपके आहार नाल के इतने अंग होते हैं। और मैंने बताया था ये अपना जो पढ़ रहे हैं वो कौन सिस्टम है, पाचन तंत्र, इट मीन सिस्टम तंत्र पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था अपनी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है, कोशिका। कौन सी होती है, कोशिका। और कोशिका से जब ऐसे बहुत सारी कोशिका मिलती है तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू, इट मीन उत्तक। उत्तक से बनता है आपका अंग और अंग से बनते हैं अंग तंत्र। तो देखिए आप अपन जो पढ़े पाचन तंत्र उसके अंदर एक नहीं बल्कि कितने सारे अंग हैं। तो बहुत सारे अंगों से जो मिलकर बना होता है उसको ही वो बोलते हैं तंत्र। क्योंकि इसमें काम होता है पाचन का, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया पाचन तंत्र। अब बात करते हैं ग्रंथि के बारे में। तो अपनी बॉडी में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। तो देखिए सबसे जो पहली ग्रंथि है वो है मुख गुहा के अंदर है। तो मुख गुहा के अंदर कौन सी ग्रंथि है, तो वो ग्रंथि है लार ग्रंथि। कौन सी है, लार ग्रंथि। अब देखिए लार ग्रंथि है तो लार ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। लार ग्रंथि के द्वारा एंजाइम निकलते हैं टाइलिन और एक है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन का काम क्या है, टाइलिन को या एमाइलेज को एक बात है। लाइसोजाइम का क्या है, लाइसोजाइम ये एंजाइम है ये एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है कि हम जो भी भोजन एंटर करते हैं उस भोजन के अंदर अगर कुछ हार्मफुल कुछ मार्को ऑर्गेनिज्म है, मतलब विषैले जो सूक्ष्मजीव है, तो उनको मारने का काम किसका होता है, लाइसोजाइम का। और ये क्या करता है, हमारे मुख गुहा के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करता है, पाचन करता है, उसको पचाता है। अगली बात करें तो देखिए अगला आगे ग्रसनी और ग्रसिका, इनके अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मुख गुहा के अंदर जो भी भोजन का पाचन लगभग 4 से 5 भाग आपके मुख गुहा के अंदर हो जाता है। उसके बाद में भोजन को आमाशय से जोड़ने का काम कौन करती है, ग्रसनी और ग्रसिका कौन करती है। तो ये सिर्फ एक पाथवे है, एक रास्ता है जो सिर्फ मुख गुहा के अंदर भोजन जो मिल गया है उसके बीच में कहाँ भेजती है, उसको आगे भेजती है। आगे देखिए आमाशय। तो आमाशय के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। आमाशय में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि के द्वारा क्या निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। और जठर रस के अंदर 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से देखिए, फर्स्ट है HCl, सेकंड है पेप्सिन, नेक्स्ट है रेनिन। ठीक है, तो HCl जो है इसका काम क्या है, इसका काम है हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन के अंदर अगर बाई चांस अपने मुख गुहा के अंदर कुछ बैक्टीरिया अगर बच जाता है, इन एंजाइम के द्वारा भी अगर नहीं मरते, इस एंजाइम के द्वारा अगर भी नहीं मरते तो वो आके जाकर उनका खात्मा या उनका मर्डर किसके द्वारा होता है, HCl। किसके द्वारा होता है, HCl। अब इसके बारे में जब मैं आपको ड्राइंग पढ़ाऊंगा तब इसका साथ बताऊंगा इसके फुल डिटेल, ठीक है ना। उसका पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ना और रेनिन का काम है दूध का पाचन करना। उसी प्रकार अगर अपन आगे आएंगे तो आमाशय से जस्ट नीचे 2 ग्रंथियाँ और होती है जिसका नाम है लीवर, इट मीन्स यकृत। ये अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है, लीवर, इट मीन्स यकृत। तो यकृत में क्या होता है, यकृत के अंदर पित्त रस का निर्माण होता है। किसका, पित्त रस का
निर्माण होता है। पित्त का निर्माण यहाँ होता है, निर्माण तो होता है लीवर के अंदर, और इकट्ठा का होता है, इकट्ठा होता है पित्ताशय के अंदर, इट मीन्स गॉल ब्लैडर के अंदर। पित्त रस का काम क्या है? इसका काम है वसा का पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण करना। उसी प्रकार यकृत जो होता है वो आमाशय के राइट साइड में होता है, और बिल्कुल अपने जो स्टोमक है इस आमाशय के जस्ट नीचे एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, पत्ती के जैसी संरचना होती है, उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, पैंक्रियाज। कौन सी ग्लैंड है? पैंक्रियाज। तो ये ग्रंथि है, इसकी संरचना कैसी होती है? बिल्कुल पत्तीनुमा। मैं आपको ड्राइंग में बताऊंगा। अब इसके अंदर जो साइन हार्मोन संबंध है वो कौन से हैं? एक तो है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन मिलकर अपने बॉडी के अंदर जो शुगर है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं, ताकि अपने शरीर में मधुमेह, इट मीन्स डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी अपने अंदर न हो। अब कैसे करते हैं वो बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत के अंदर आपके एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है ब्रूनर। कौन सी? ब्रूनर ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि। तो ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि ब्रूनर ग्रंथि का एक यथार्थ स्थान आहार नाल में कहाँ पाई जाती है। ये तो आपको लिखना है कि ब्रूनर ग्रंथि हमारे आहार नाल के अंदर छोटी आंत के अंदर पाई जाती है। बहुत सारे बच्चों को ये ध्यान देता है कि लोग बच्चे लगभग ये पढ़ते हैं, लेकिन ब्रूनर ग्रंथि के ना ब्रूनर ग्रंथि कहाँ होती है? ब्रूनर ग्रंथि हमारे आहार नाल के छोटी आंत वाले भाग में पाई जाती है। अगर प्रश्न कभी कभी ये आ जाए कि कुप्पर कोशिकाएं, कुप्पर कोशिका जो क्या होती है? मारक कोशिका होती है, हानिकारक जीवाणु को मारती है, वो कब आती है? उनका स्थान कहाँ पर है? आहार नाल में। आहार नाल में नहीं है तो कुप्पर कोशिका होती है हमारे बॉडी के लीवर के अंदर। कहाँ होती है? बॉडी के लीवर के अंदर होती है, यकृत के अंदर, ध्यान रखना ये। फिर चलते हैं बड़ी आंत के अंदर। तो छोटी आंत, बड़ी आंत, इन दोनों के अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पर मुखवा का पाचन तो होता है, लेकिन सिर्फ किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो पाचन की शुरुआत, मेन पाचन स्टार्टिंग यहाँ हो जाता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। आमाशय में पाचन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आहार नाल में सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण की बात की जाए तो नाम आएगा छोटी आंत का। सबसे अधिक पाचन और सबसे अधिक अवशोषण किस में होता है? छोटी आंत में। इससे पहले वाले अंगों में कोई भी अवशोषण नहीं होता है, भोजन का अवशोषण नहीं होता है, कि भोजन का अब तक पाचन हुआ ही नहीं तो अवशोषण कहाँ से होगा? क्योंकि भोजन का अवशोषण किस में होना चाहिए? सिंपल कंपाउंड के अंदर। जब तक वो सिंपल कंपाउंड बदलेगी नहीं तब तक उसका अवशोषण नहीं होगा। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है? शरीर के भोजन के सभी सरल तत्वों का अवशोषण हो जाता है। बड़ी आंत के अंदर जब भोजन जाता है तो उसके अंदर जो बचे कुचे जो अन्न होते हैं, जैसे कि मिनरल्स है, विटामिन है, फैटी एसिड है, उन सब का अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत के अंदर। और मलाशय के अंदर आपका जो अपचित भोजन होता है, इट मीन्स जो मल होता है वो इसमें स्टोरेज रहता है, और स्टोरेज होने के बाद संकुचन के द्वारा वो फिर गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये आपकी थी मुखवा और ये आपकी ग्रंथियाँ होती है। अगर अपन बात की जाए कि आहार नाल है कि सर आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक जो फैलते होती है, लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है? तो आहार नाल की लंबाई होती है, बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ दे तो आपको लिख के आना है 9 मीटर। कितना लिख के आना है? 9 मीटर। ठीक है। अब जो बात करेंगे तो भोजन की जो पाचन की जो प्रक्रिया है, इट मीन्स उसके जो चरण है उसको अपने पाचन के चरणों को अपने 5 स्टेप में डिवाइड किया। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। तो देखिए पढ़ते हैं पाचन की क्रिया। कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 भागों में। 5 भागों में विभाजित। अब देखिए 5 भाग कौन कौन से है? तो देखिए फर्स्ट भाग जो है उसका नाम है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतग्रहण। क्या होता है? अंतग्रहण। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है आपका डाइजेशन। कौन सा है?
डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, और पाचन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो अगला स्टार्ट है, पाचन होने के बाद भोजन का होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण होने के बाद अगला जो स्टेप है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का हिंदी मतलब होता है स्वांगीकरण। अगला जो अंग है, अगला जो स्टेप है वो है इजेक्शन। इट मीन्स बहिक्षेपण। इट मीन्स बहिक्षेपण। तो आपके ध्यान के अंदर मैंने आपको बताया कि पाचन की जो क्रिया है वो कितने स्टेप बटी होती है, 5 स्टेप में। कितने स्टेप में? 5 स्टेप। फर्स्ट है इंजेशन। इट मीन्स अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है अपन जो भोजन को अपनी जो थाली है उसमें से अपन भोजन को जैसे अपन अपने मुंह के अंदर अपने बकल कैविटी में एंटर करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं अंतःग्रहण। मतलब मुंह को, भोजन को मुंह के अंदर लेने की जो क्रिया है वो कहलाती है अंतःग्रहण। अगला जो स्टेप है वो है पाचन। तो देखिए पाचन मतलब क्या होता है, तो अपने जो भोजन खाया है, अपने जो भोजन खाया है मतलब रोटी का टुकड़ा है, साग है, सब्जी है, जो कुछ भी है, उसमें कौन से एलिमेंट है? कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स जटिल कार्बनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन। तो उनका क्या करना है? पाचन। किस रूप में? सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। तो जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपन सरल कार्बनिक अर्थात छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेंगे, इस क्रिया को या इस प्रोसेस को बोलते हैं पाचन। अब पाचन होने के बाद जैसे ही वो सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे, तो चेंज होने के बाद उस सिंपल कंपाउंड का हमारी शरीर के द्वारा क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण होने के बाद क्या होगा कि अवशोषण होने के बाद उनका क्या करना है? हमारे शरीर में उनको अच्छी ग्रोथ करनी है, हर एक ऑर्गन का विकास करना है। तो अवशोषण किसके द्वारा होता है? अवशोषण हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। अगला काम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। अब देखो स्वांगीकरण क्या है, ये बिल्कुल नया शब्द है, ये बिल्कुल नया शब्द है। तो स्वांगीकरण मतलब होता है अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स जटिल कार्बनिक पदार्थ से अपने सिंपल कार्बनिक पदार्थ इनको चेंज तो कर दिया है, लेकिन सिंपल कार्बनिक पदार्थ जैसे है ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसी अम्ल है, इनको क्या करना? इनको हमारे शरीर के द्वारा उपयोग में लाना। इनको हमारे शरीर द्वारा उपयोग में लाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। उसके बाद में उपयोग में लाने के बाद जो बचा कुचा मैटर है, जो हमारे किसी काम का नहीं, मतलब बिल्कुल वेस्ट, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इजेक्शन। इट मीन्स बहिक्षेपण। क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, ये इंजेक्शन है और ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन मत बोल देना, इंजेक्शन मत बोल देना, ये इंजेक्शन है और ये इंजेक्शन है, दोनों में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपने पाचन क्रिया 5 स्टेप में पूरी जाती है। अब बात करते हैं अपन ड्रॉ के माध्यम से पाचन का जो आहार नाल है, इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल है, उसके द्वारा अपन समझने का प्रयास करेंगे कि ड्रॉ के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए अब अपने यहाँ पर एक ड्रॉ बना दिया है। तो ड्रॉ के अंदर आपको मैंने बताया था आपके एलिमेंट्री कैनाल, इट मीन्स पाचन क्रिया की जो होती है और कहाँ होती है? आपके शरीर के अंदर आहार नाल के अंदर। तो देखो आहार नाल शुरू होती है आपके मुख से और एंडिंग होती है आपके गुदाद्वार की तरफ। और इस पूरी बीच आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मैंने बताया था पूरी बीच के अंदर आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 9 मीटर। 8 से 9 मीटर। अगर आपको बोल दे कि आहार नाल के अंदर सबसे जो बड़ा अंग है वो कौन सा है, तो आपका नाम आएगा छोटी आंत का। किसका नाम आएगा? छोटी आंत का। किसका नाम आएगा? छोटी आंत का। तो देखिए सबसे पहले अपन इस आहार नाल के जो नॉमेनक्लेचर है, इट मीन्स जो नामांकित है, उसको अपन डिराइव कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपना अगला वाला पार्ट है जो होता है मुख, इट मीन्स ये वाला पार्ट, और मुख के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये, इसको कहते हैं बकल कैविटी, इट मीन्स मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में शुरू होती है मुख गुहा का जो एंडिंग पार्ट है वो मिलता है आगे जाकर ग्रसनी के अंदर। अपना जो कंठ आप देख रहे हो, कंठ, तो कंठ से ऊपर वाला जो हिस्सा है, कंठ से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी। और ग्रसनी के वापस 2 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कौन से द्वार होते हैं, किस प्रकार भोजन आपके स्वास्थ्य में चला जाता है। उसके बाद ग्रसनी का जो अगला हिस्सा है वो जुड़ा होता है ग्रसिका से। तो कंठ के नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? ग्रसिका। अब देखिए ग्रसिका आगे जाकर खुलती है एक बड़ी जे शेप नुमा, ये अंग्रेजी का जे के शेप में इसको बताया गया है। तो जे शेप कौन सा होता है? आमाशय। आमाशय आगे जाकर खुलता है
छोटी आंत के अंदर, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये कहलाता है छोटी आंत। तो छोटी आंत के वापस 3 पार्ट है। देखो आमाशय का जो जस्ट पीछे वाला हिस्सा इसको कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। और ग्रहणी आके जाकर इस सर्पिलाकार कुंडलित नलिकाओं के अंदर खुलती है, इसको कहते हैं जैजुनम। और जैजुनम जैसे ही बड़ी आंत में जाकर मिलती है तो जैजुनम का जो अंतिम वाला सिरा है वो कहलाता है एलियम। तो ग्रहणी है प्राथमिक सिरा, स्टार्टिंग सिरा, बीच वाला जो सबसे लंबा भाग है छोटी आंत का वो कहलाता है जैजुनम और इलियम। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये तीनों मिलकर छोटी आंत का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना। तो छोटी आंत के कितने भाग हुए? 3। उसी प्रकार छोटी आंत का जो इलियम है वो जुड़ा होता है बड़ी आंत के सिकम से। किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत के सिकम से। तो सिकम और सिकम के बाद में ये वाला भुजा, अनुप्रस्थ और ये अग्रवाही, ये 3 जो होती है उसको कहते हैं कॉलम। और इसका जाकर ये इकट्ठा हो जाता है, ये आपका सिग्माकार बैंड है। और सिग्माकार बैंड आगे जाकर ए थिलोनुमा स्ट्रक्चर मिल जाता है। इस थिलोनुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं मलाशय, जिसके अंदर अपचित भोजन जो हमारे किसी काम का नहीं होता है वो इसके अंदर इकट्ठा होता है, इसको कहते हैं मलाशय। जिस प्रकार छोटी आंत के 3 भाग, उसी प्रकार बड़ी आंत के भी आपके ये 3 भाग हो गए, कॉलम, शिकम और मलाशय। ये तीनों मिलकर बड़ी आंत बनाते हैं। ठीक है। आगे जाकर जो अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है वो फिर संकुचन के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख गुहा की। किसकी बात करते हैं? मुख गुहा की। मैंने आपको पहला स्टेप बताया था अंतग्रहण, इंजेशन मतलब होता है भोजन को अंदर लेने की क्रिया। तो किसके द्वारा संपन्न होती है? मुख के द्वारा। क्या होती है? मुख। और जैसे मुख के द्वारा भोजन को अंदर एंटर करेंगे तो अंदर एंटर होते ही भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहा के अंदर। और मुख गुहा के अंदर जाकर उस भोजन का सामना किससे होगा? उस भोजन का सामना हमारे मुख गुहा में 2 सिस्टम है, 2 ऑर्गन है। कौन कौन से? एक तो है आपकी जीभ। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें आपके 2 होते हैं। एक तो है इसका सामना होता है जीभ से, एक इसका सामना होता है दांत से। किससे होता है? जीभ और दांत से। अब देखिए अगर जीभ की बात की जाए तो आपको पता है जीभ जो होती है उसका काम क्या है? जीभ का काम है हमने जो भोजन अंदर एंटर किया है, अंदर एंटर करने के बाद उस भोजन को दांतों के बीच में लाना, और उस भोजन के अंदर लार को मिलाना। किसका मिलाना? लार। क्योंकि लार मिल जाने से भोजन कैसा बनेगा? चिपचिपा लस जैसा बनेगा, ताकि उसका अच्छी तरह से क्या हो सके? डाइजेशन हो सके। ठीक है ना। तो ये होता है आपके जीभ का काम। अगर जीभ के बारे में एक बात और कर दो तो आपने जब बताया जीभ की जो सरफेस है, ऊपर सरफेस देखना, ये वाली, ये सरफेस हमेशा कैसे होती है? रफ होती है, मतलब खुरदरी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अपनी जीभ के ऊपर वाले है उसके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? स्वाद खलिका। क्या होती है? स्वाद खलिका है। तो जीभ की जो ऊपरी सरफेस है कैसे होती है? खुरदरी। क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी स्वाद खलिका पाई जाती है। अब बालन सर आप बहुत सारी का मतलब कितनी? तो बहुत सारी का मतलब होता है लगभग 9500 प्रकार की स्वाद खलिका इसके अंदर पाई जाती है। अब बोलोगे सर कैसे टेस्ट कैसा होता है? तो हमको तो टेस्ट किन चीज़ों का होता है? तो देखिए अगर आपको देखना है टेस्ट का तो मैं यहाँ पर यह जीभ एक ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए आपकी मुंह की जो टंग है, जीभ है, तो जीभ के मैं 4 हिस्से कर लेता हूँ। एक पीछे वाला हिस्सा, एक आगे वाला हिस्सा, एक बिल्कुल बीच वाला हिस्सा और एक ये साइड के हिस्से। तो जब से सबसे जो आगे वाला हिस्सा है वो हमको कहते हैं मीठे, स्वीटनेस का अनुभव हमको किसके द्वारा होता है? जीभ के अग्र सिरे के द्वारा। और जीभ के पिछले सिरे के द्वारा अनुभव होता है कड़वेपन का। किसके द्वारा? कड़वेपन का। और बीच वाला हिस्सा है इसके द्वारा हमको अनुभव होता है खट्टेपन का। और जो ये दोनों पार्श्व सिरे है इसके द्वारा हमको अनुभव होता है नमकीन का। किसका? नमकीन स्वाद का। तो ये जीभ के आपके टेस्ट हो गए कि जीभ के अंदर किस किस के द्वारा टेस्ट होता है। अब देखिए अगर बात की जाए मुख गुहा के अंदर तो हमारे भोजन के पाचन की शुरुआत है वो मुख गुहा के अंदर हो जाती है। मुख गुहा के अंदर भोजन के पाचन के स्वाद लगभग 4 से 5% पाचन कहाँ होता है? अपनी बकल कैविटी के अंदर हो जाता है। तो मैंने टंग के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं अपन दांत के बारे में। तो देखो दांत के बारे में अगर बात की जाए तो दांत 2 टाइप के होते हैं। दांत के टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, यह आप बता लेना।
तो दांत दो टाइप के होते हैं। एक दांत होता है जिसको कहते हैं दूध के दांत, इट मीन्स मिल्क टीथ, और दूसरे दांत होते हैं जिसको कहते हैं अपन स्टाइन दांत, इट मीन्स परमानेंट टीथ। तो देखिए दूध के दांत आपको पता है, दूध के दांत होते हैं हमारी ह्यूमन के अंदर 18 वर्ष से पहले वाली आयु में हो जाता है, और 18 वर्ष के बाद वो दूध का धीरे गिर जाते हैं, और उसके बाद उसकी जगह परमानेंट आ जाता है। फिर वो गिरने का नाम लेते नहीं, आपको उम्र भर उनको झेलना है, उम्र उनको झेलना है। तो देखिए दूध के दांत होते हैं वो हमारे शरीर में कितने होते हैं, सॉरी हमारे मुँह में कितने होते हैं 20, इनकी संख्या कितनी होती है 20। अगर इनको याद रखना है, इनको याद रखना है, फॉर्मूला है, अगर आपको बोल जाए कि बच्चों के अंदर दंत सूत्र कौन सा होता है, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा 2102/2102। अब ये दांत कौन कौन से मैं बताऊंगा आपको, दांत कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। उसी प्रकार स्थिर दांत है जो कि वयस्क के अंदर होते हैं, उनके अंदर दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है 32। और 32 दांत ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांतों से मिलकर आपके 32 दांत बने होते हैं। इनका जो सूत्र है वो होता है 2123/2123। अब देखिए स्थिर दांत होते कौन से, कैसे कैसे, उसके बाद बात करते हैं। तो स्थिर दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट दांत है जिसको कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक। जिसको कहते हैं कृंतक। सेकंड दांत है जिसका नाम है रदनक। थर्ड है जिसको कहते हैं अपन अग्रचर्णक, और फोर्थ जो दांत है उसको अपन कहते हैं चवर्णक। तो 4 प्रकार के दांत वो अपने मानव के मुख भाग के अंदर पाए जाते हैं। देखो कृंतक, कृंतक का काम है कृन से भोजन को काटना। रत्नक का काम है भोजन को चीरना और फाड़ना। अग्रचवर्णक और चवर्णक का काम है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। अब इनकी संख्या कितनी होती है, अब इनकी संख्या के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया यहाँ पर स्थिर दांत का 2123/2123। 2123/2123। तो आपको सीधे से ध्यान रखना है, आगे वाला ये जुड़ा, ये मैंने जो फॉर्मूला बताया वो आपको एक झागा बताया, मतलब एक जबड़े का बताया। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तब जाके दांत हो जाएंगे आपके पूरे 32। तो देखिए अगले वाला जो हिस्से है इसको अपन बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। फिर एक एक वाले को बोलेंगे रत्नक, 2 वाले को बोलेंगे अग्रचवर्णक, और सबसे पीछे वाला बोलेंगे चवर्णक। तो देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 × 2 8। तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी हो गई, कृंतक दांतों की संख्या हो गई 8। उसके बाद रत्नक 1 और 1 2, 2 × 2 4, रत्नक की संख्या होगी 4। अग्रचवर्णक 2 × 2 4 और 4 × 2 8। उसी प्रकार चवर्णक की 3 और 3 6, 4 × 2 12। तो देखो 12 8 20 4, 12 8 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। इस प्रकार मानव के अंदर कुल दांतों की संख्या कितनी होगी, 32 हो गई है। अब देखिए आगे, तो फिर काम क्या आगे है। तो मुख्य गुहा के अंदर आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया था होती है एक लार ग्रंथि। क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। तो लार ग्रंथि का काम क्या है, लार ग्रंथि का काम है अपने मुंह से लार को स्रावित करना। किसका काम करना, लार को स्रावित करना। और लार के अंदर 2 तरह के एंजाइम मैंने बताए थे आपको, कौन कौन से, एक तो होता है एमाइलेज मेथिओनिन और एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के मैंने बताया था ये होता है एंटीबैक्टीरियल। कैसा होता है, एंटीबैक्टीरियल। तो देखिए लार ग्रंथि के द्वारा क्या साबित होती है, लार। तो जैसे हम भोजन को पचाते हैं, तो भोजन को पचाने के लिए उस भोजन के अंदर लार ग्रंथि से क्या मिल जाती है, लार। और लार मिल जाने से भोजन बन जाता है बिल्कुल चिपचिपा, एक लसलसा बन जाता है। आपने देखा होगा भोजन को जब खाए होंगे तो भोजन बन जाता है बिल्कुल लसलसा और चिपचिपा। उस लसलसे और चिपचिपे भोजन को अपन क्या बोलते हैं, बॉलस। क्या बोलते हैं, उस भोजन को अपन बोलते हैं बॉलस। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर इसकी मुख गुहा के बारे में यहाँ लिख लेता हूँ। चिपचिपा और लसलसा भोजन क्या कहलाता है, वो कहलाता है
बॉलस, क्या कहलाता है? बॉलस। ठीक है, अब देखिए आगे आपके जीभ के अंदर, जीभ के ऊपर मैंने आपको स्वाद कलिका तो बताई थी लगभग 9500 टाइप की, लेकिन जीभ के ऊपर कुछ ग्रंथियां भी होती है। वो कौन कौन सी ग्रंथियां होती है देखो, तो जीभ के ऊपर आपके ग्रंथियां होती है 3, कितनी, सॉरी 2 ग्रंथियां होती है। कितनी ग्रंथियां होती है? 2 ग्रंथियां। तो देखिए कौन कौन सी ग्रंथियां, एक ग्रंथि जिसका नाम है सिरमी ग्रंथि, जीभ के ऊपर जो ग्रंथियां होती है वो कितनी होती है? 2। एक ग्रंथि जिसका नाम है सिरमी ग्रंथि, इट मीन्स सीरस ग्लैंड, और एक ग्रंथि जिसका नाम है म्यूकस ग्लैंड, इट मीन्स श्लेष्मिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? श्लेष्मिक ग्रंथि। अब आप देखोगे आपने मनुष्य के जीभ के अंदर तो 2 ग्रंथियां होती है, लेकिन जो कुत्ता है, कुत्ते के अंदर देखा होगा, कुत्ता जब भागता है तो भागते वो कभी आपता है? अगर आप दौड़ के देखो, अगर आपको बोल दे पहाड़ पे चढ़ो, अगर आपको बोल दे पहाड़ पे चढ़ो तो आप क्या करोगे? आपके सांस फूल जाएगी, आप हाँफने लग जाओगे। लेकिन कुत्ते को कभी आपने हाँफते हुए देखा है? नहीं। लेकिन कुत्ते के अंदर आपने एक नोटिस की होगी कि कुत्ता जब भी भागता है तो अपनी जीभ को बाहर निकाल के भागता है। क्यों? और बाहर निकालने के भागने के कारण वो कभी हाँफता नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी जीभ के ऊपर कितनी ग्लैंड होती है? 2। तो 2 के द्वारा हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा नहीं होता है। लेकिन कुत्ते की जो जीभ है, कुत्ते की जीभ के अंदर लगभग 600 ग्रंथियां होती है। कितनी ग्रंथियां होती है? 600 ग्रंथियां होती है। कितनी ग्रंथियां होती है? 600 ग्रंथियां, जिसके द्वारा उसके बॉडी का टेम्परेचर फटाफट क्या होता है? ठंडा हो जाता है, ताकि उसको बॉडी को वापस एनर्जी मिलती रहे। अब बात करें ग्रंथियां और होती है, तो वो बात कौन कौन सी होती है देखो। एक ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, अगली है सबलिंगुअल, नेक्स्ट है सबमैंडिबुलर। तो देखो अपने जीभ के अंदर ये 3 ग्रंथियां और होती है। तो देखो होती कहाँ पर है? पैटिड जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथियां अपने जो कान दिख रहे बाह्य कान, इसको कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं? पिन्ना। तो कान के जस्ट पिन्ने के जस्ट नीचे यहाँ पर ये कौन सी ग्रंथि है? पैटिड। कौन सी ग्रंथि होती है? पैटिड। तो ध्यान रखना ये। लेकिन पैटिड ग्रंथि के ऊपर जब भी किसका अटैक होता है? वायरस का। किसका अटैक होता है? वायरस का अटैक हो जाता है, तो अब ये पैटिड ग्रंथि थोड़ी फूल जाती है, और फूल जाने से एक रोग जाता है। उस रोग का नाम है गलसुआ रोग, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन मम्प्स। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको मम्प्स। जैसे जब भी ये अपनी पैटिड ग्रंथि के ऊपर वायरस का अटैक होगा तो हमको कौन सा रोग हो जाएगा? गलसुआ, इट मीन्स मम्प्स रोग। और मम्प्स रोग के अंदर अपनी ये वाली जो ग्रंथियाँ हैं, ये अपने बहुत दर्द करती है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जब भी अब जैसे भोजन है, पानी उसको निगलने है, तो निगलने में हमको बहुत ज़्यादा क्या करती है? कठिनाई होती है। बात करते हैं सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ये दोनों ग्रंथियाँ आपकी जीभ के नीचे होती है। एक तो होती है अधोजम, एक होती है अधोरंभ। तो दोनों ग्रंथियाँ आपके बाह्य जबड़े के नीचे होती है। तो इनकी पोजीशन कहाँ है? इनकी पोजीशन है, ये दोनों निचले जबड़े में पाई जाती है, जबकि ये क्या होती है? ये कान के पिन्ने के नीचे, ये कान के पिन्ने के नीचे। अब अगर आपको पूछ ले कि अपने पर डे के अंदर अपने मुंह के अंदर लार कितना बनता है, तो अपने मुंह के अंदर पर डे के अंदर लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अपने लार की पर डे के अंदर अपने मुंह के अंदर कितना निर्माण होता है लार का? 1 से 1.5 लीटर। अब 1 से 1.5 लीटर लार होगी तो लार किससे बनी होती है? आपको पता है? पानी। किससे बनी होती है? पानी। तो लार के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, किसकी होती है? वो होती है वाटर की। किसकी होती है? वाटर कितना होता है? लगभग 99.9%। और 0.01% है वो होती है इसके अंदर कुछ आयंस की मात्रा। अब आपको पता है जैसे कि लार के अंदर सबसे ज़्यादा क्या मात्रा में क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। इसका मतलब हमारे लार को बनने के लिए क्या आवश्यक है? पानी। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको कभी हिचकी आई है? हिचकी जब भी हिचकी आती होगी तो आपके घर वाले आपको क्या बोल देंगे?
बेटा तेरे मामा याद कर रहा है, तेरी दादी याद कर रही है, तेरे फूफा याद कर रहा है, तेरी दीदी याद कर रही है, या अगर कोई शादीशुदा होगा तो उसको बोलेंगे तेरी मिसेज याद कर रही है ना? नहीं, कभी जब भी हिचकी आती है तो आपको कोई याद नहीं करता है। अरे पागल, ऐसा अपन अंदर क्या सॉफ्टवेयर रिमोट लगा हुआ है? हैं क्या रिमोट लगा हुआ जैसे वो याद कर लेगा, अपने अंदर मैसेज आ जाएगा तेरे को याद कर रहा है, आपने फ़ोन कर लिया। याद करने से कोई हिचकी नहीं आती। हिचकी आती किसके द्वारा है? इसी के द्वारा। कैसे? देखिए, जैसे कि लार का निर्माण होता है पानी के द्वारा। जब हम बहुत ज़्यादा देर तक पानी नहीं पीते तो पानी नहीं पीने से अपने मुंह के अंदर जो लार होती है वो सूख जाती है, और सूख जाने के बाद अगली लार का निर्माण नहीं होता है, और लार का निर्माण नहीं होने पर अपने मुंह का कैसे सूख जाते हैं, और सूखे होने के कारण अपनी हिचकी की शुरुआत होती है। और इसके आने से तुरंत हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, और पानी पीते ही अपनी हिचकी आना बंद हो जाती है, क्योंकि पानी पीने से ही अपने मुंह के अंदर वापस क्या बनने लग जाती है? लार, और लार बनती है अपनी हिचकी बंद, और लार बनती है अपनी हिचकी बंद। तो ये होती है, ठीक है। तो 0.1% क्या होते हैं? मैंने कहा कुछ आयंस होते हैं। अब कौन कौन सा आयंस? जैसे कि पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है आदि, बहुत सारी यूरिया होते वगैरह होते हुए। अब अगर मैं आपको बोल दूं, आप कभी जो मिठाई की दुकान होते हैं ना, उनकी गली में कभी गुजरे हो? जलेबी को निकलते हो कभी देखा होगा? अरे हाँ, पक्का देखा होगा। तो जब भी आपने जलेबी को निकलते हुए देखा होगा तो आपके मुंह में क्या आया होगा? पानी। क्या आया होगा? पानी। अब ये बोले सर पानी कहाँ से आ रहा है यार, हम तो पानी पी रहे हैं, तब ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो पानी के अंदर, लार के अंदर जो चिपचिपाहट होता है, लार के अंदर जो चिपचिपाहट होता है वो किस कारण होता है? या आपको जो मुंह में पानी होता है वो होता है रसगुल्ले को देखकर होता है। जैसे रसगुल्ले को देखकर आपका लार का चिपचिपाहट होता है, तो देखिए लार का चिपचिपाहट वो किस कारण होता है? लार का चिपचिपा होता है म्यूसिन के कारण। किसके कारण? म्यूसिन आपकी लार के अंदर बढ़ होती है, उसके कारण आपकी लार में चिपचिपा होता है, और लार के चिपचिपा होने के कारण अपने रसगुल्ले को देखो अपने मुंह में क्या आता है? पानी आता है। क्या आता है? पानी। अगर मैं आपको कर दूँ, आपका जो मनुष्य का जो लार है, मनुष्य की जो लार है, उस लार का पीएच कितना होता है? अगर पीएच की बात बोल दे तो मनुष्य की जो लार है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? वो पीएच होता है 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। अब वो बोलेंगे सर पीएच क्या होता है? पीएच होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसिस्टेंसी उस सॉल्यूशन में कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका पीएच नापते हैं। अगर सरल से सीधी भाषा में अगर बोल दूँ, पीएच क्या है? जो भी सॉल्यूशन है, जो भी विलीन है, उसकी अम्लता, क्षारीयता या उद्देश्य को मापने की क्या एक पैमाना है। अगर ये पैमाना 0 से लगाकर 14 तक का होता है, अगर आपका पीएच 7 के नीचे है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर आपका पीएच 7 से ऊपर है तो वो पीएच होगा आपका क्षारीय। लेकिन यहाँ पर देखो ये पीएच आपका 7 से नीचे दिख रहा है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो अपने लार की प्रकृति कैसे होगी? अम्लीय। तो इसके द्वारा निर्धारित कर सकता है कि अपनी लार की कैसे होती है? अम्लीय होती है। लेकिन अगर कुत्ते की बात कीजिए तो कुत्ते का जो पीएच होता है, कुत्ते का अगर पीएच होता है तो कुत्ते का पीएच होता है लार का, वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4, क्योंकि वो होते हैं मांसाहारी जंतु। अब देखिए मैंने बात की थी लार, तो लार के अंदर मैंने बात की लार के अंदर 3 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 3। कौन कौन से? मैं बात करता हूँ वापस यहाँ पर। ये जो लार है इसमें कितने एंजाइम बताए मैंने? 3 एंजाइम। कौन कौन से? फर्स्ट है टाइलिन एंजाइम, अगला है माल्टेज एंजाइम, और नेक्स्ट है लाइसोजाइम एंजाइम। अब देखिए मैंने आपको बात की थी कि अपने जैसे अपन भोजन खाते हैं तो भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना पड़ता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कुछ ऐसे जुड़ता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट बोलो या स्टार्च बोलो?
जैसे स्टार्च की अटैक किससे होती है, जैसे स्टार्च की क्रिया होती है टाइलिन के साथ में, तो वो स्टार्च टूट जाता है माल्टोज में। किसमें टूट जाता है, स्टार्च टूट जाता है माल्टोज में, किसके द्वारा, टाइलिन एंजाइम के द्वारा। फिर माल्टोज में जो बदला है, और माल्टोज जैसे टूटेगा तो माल्टोज टूटने पर आपको मीठा लगता है। कैसा लगता है, रोटी का टुकड़ा आपको मीठा लगने लगता है। आप बोलेंगे सर मीठा तो हमको कभी लगा नहीं। अरे पागलो, आप मीठा अगर उसको आप ठीक से चबाओगे, रोटी का टुकड़ा लो, उसको कम से कम आप 20 से 30 बार उसको चबाओ ठीक से, तब देखना आपको मीठा लगने लगेगा। क्योंकि रोटी के अंदर होता क्या, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका जैसे ही पाचन होगा तो फिर टूट जाएगा माल्टोज, और माल्टोज कैसा होता है, मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा। अब माल्टोज है वो आगे जाकर टूट जाता है, माल्टोज जो है, ये वाला माल्टोज, ये आगे जाकर टूट जाता है ग्लूकोज में। माल्टोज किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। कौन सा एंजाइम के द्वारा, माल्टेज। कौन सा एंजाइम के द्वारा, माल्टेज। अगला है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम मैंने आपको बता दी, लाइसोजाइम क्या होता है, ये होता है एंटीबैक्टीरियल, मतलब ये आपके प्रति जीवाणु होता है, मतलब सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। और ये कहाँ का होता है, ये एक तो होता है आपके आंसुओं के अंदर और होता है लार के अंदर। आंसुओं के अंदर और लार के अंदर। जैसे आप भोजन करता हो तो आप भोजन के अंदर कुछ कुछ बैक्टीरिया, कुछ कुछ सूक्ष्म जीव आपके अंदर एंटर कर लेते हैं, तो उनको मारने का काम किसका होता है, लाइसोजाइम का। जो बैक्टीरिया इससे मर जाते हैं वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया इससे भी ज़्यादा क्या होगा, खतरनाक, इससे भी ज़्यादा क्या होगा, खतरनाक, तो वो बैक्टीरिया इससे बचकर चले जाएंगे। तो ये बोलते हैं अरे भाई जा जा, अगर तुम मुझसे बच गया है तो सब क्या, मेरा बाप आगे बैठा है। कहाँ बैठा है, अमाशय के अंदर। जा, तेरा सामना, अगर तुम मुझसे बच गया है तो आगे जाकर मेरा बाप जो अमाशय में बैठा है, कौन, HCl। कौन, HCl से तो बचने वाला नहीं है। तो आगे इस जो बैक्टीरिया या जो सूक्ष्म जीव लार के अंदर लाइसोजाइम के द्वारा बच जाते हैं, वो आगे जाकर किससे मर जाते हैं, वो आगे जाकर HCl के द्वारा मर जाते हैं। अब आपको बताऊंगा कि आपकी जीभ के अंदर एक होती है सीरस ग्लैंड। में बता दी, सीरस ग्लैंड में कौन सा एंजाइम होता है, सीरस ग्लैंड के अंदर एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम, ये देखना। और लाइपेज एंजाइम के द्वारा ही भोजन में जो वसा होती है, भोजन में जो वसा होती है, देखो मैं बता यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो सीरस ग्लैंड है या सीरमी ग्लैंड है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, उसमें होता है लाइपेज एंजाइम। और मैंने आपको स्टार्ट बता दिया, लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, लाइपेज एंजाइम का काम है वसा को वसीय अम्ल में बदलना। वसा को वसीय में बदलने का काम किसका है, लाइपेज एंजाइम का है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ग्रसनी की, तो वो बात करेगा अपने अगले वीडियो के अंदर। अपन ने आज जो बात की है वो पूरी मुख वाक्य बात की है, सिर्फ मुख वाक्य के अंदर। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो अपनी इस आहार नाल का सिर्फ एक ही पार्ट हुआ अभी तक, कौन सा, मुख गुहा। अभी तक मैंने आगे की बात आपको पसंद नहीं है, आगे देखते जाइए, आगे आपको देखने का बहुत ही मजा आएगा।